दोस्तों ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। सुहानी ने कियान के शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट पीछे से नीचे कर दी और उसके हाथ से लोशन लेकर वह उसकी पीठ पर उभरे निशानों पर लगाने लगी। कियान के बैक साइड आते ही सुहानी के होठों पर फिर से वही स्माइल आ गई और वह उसे घूरते हुए उसके शरीर पर उभरे लाल निशानों को प्रेस करते हुए लोशन लगाने लगी। उसने कियान के चेहरे पर दर्द देखने के लिए उन निशानों को और ज्यादा फोर्स के साथ प्रेस किया, पर कियान के चेहरे के भाव नहीं बदले। अब तक वह भी समझ गया था कि एक्चुअल में सुहानी उसके साथ क्या करना चाहती थी। वह उसे दर्द में देखना चाहती थी। तभी कियान होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुरा दिया। सुहानी अपनी पूरी ताकत के साथ उन निशानों को प्रेस करते हुए लोशन लगा रही थी। कियान के मुंह से दर्द की आह ना निकलने पर उसने मन ही मन खुद से कहा, यह इंसान स्टोन हार्टेड ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी भी स्टोन मैन है। पर मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, पर इसके मुंह से आह तक नहीं निकली। सुहानी अब थक गई थी। कियान पर उसके एक्शन का कोई असर नहीं हुआ था। तभी कियान ने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे से अपने सामने किया और उसे देखते हुए बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहा, हो गया बस, इतनी ही ताकत थी तुम्हारे अंदर। कियान की यह बात सुहानी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। फिर उसने कियान की चेस्ट पर हाथ रख उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी कियान ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। यह कहकर उसने सुहानी को छोड़ दिया और दूसरी तरफ जाने लगा। उसने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी सुहानी ने उस पर फिर से अटैक करते हुए उसे पीछे से धक्का दे दिया। सुहानी में ना जाने आज कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि वह बार बार कियान से पंगे ले रही थी। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि कियान उसके इस अटैक का कैसे जवाब देगा। 2-3 बार और सुहानी ने कियान को ऐसे ही धक्का दिया। कियान अब सुहानी की ऐसी हरकतों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर उसने बहुत ही आराम से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर कियान ने सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कियान की छुअन सुहानी के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। फिर उसने सुहानी के कान के पास अपने होंठ ले जाकर सेडेक्टिव वॉइस में कहा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसलिए तुम यह सब कर रही हो ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? कियान की बात सुनकर सुहानी को रियलाइज हुआ कि उसने कियान से पंगे लेकर अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब उसे खुद की हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने खुद को कोसते हुए कहा, मर गई, अब यह राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। कियान उसे ऐसे देख रहा था जैसे सुहानी उसका शिकार थी। तो वहीं सुहानी, जो थोड़ी देर पहले शेरनी बनकर कियान से पंगे ले रही थी, अब वह किसी भीगी बिल्ली जैसी लग रही थी। सुहानी ने धक्का देकर कियान को खुद से दूर किया और वह फाइट की पोजीशन में आते हुए बोली, देखो मुझसे दूर रहो, मैं अपने स्कूल टाइम में मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थी। सुहानी की हरकतें और उसकी बातें दोनों ही कियान को एंटरटेन कर रही थी। वह उसकी फनी बातों और हरकतों पर हंसना चाहता था, पर वह अपने डेंजरस ऑरा को बरकरार रखते हुए उसे एक अलग ही लुक देते हुए देख रहा था। फिर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए उसने सुहानी से कहा, सो मी। कियान की बात से कंफ्यूज होकर सुहानी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, क्या? जिस पर कियान ने उसे कहा, तुमने कहा ना अभी कि तुम स्कूल टाइम में ब्लैक बेल्ट थी, तो दिखाओ मुझे अपना टैलेंट। कियान की बातें सुनकर सुहानी ने उस पर अटैक किया। तभी कियान ने अपने एक हाथ से ही उसे रोकते हुए बेड पर गिरा दिया। सुहानी उठ पाती उससे पहले ही कियान उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर बेड पर दबा दिया। सुहानी उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें कियान से जीतने की ताकत नहीं थी। नाजुक सी पतली दुबली सुहानी का कियान से जीतने का कोई चांस ही नहीं था। फिर कियान धीरे धीरे सुहानी के ऊपर झुकने लगा। यह देखकर सुहानी ने डरते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कियान सुहानी की बातों को इग्नोर करके उसके और नजदीक चला गया। उसकी सांसें सुहानी के चेहरे को छू रही थी। सुहानी ने कियान को खुद के इतना नजदीक देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। फिर कियान ने सुहानी को देखते हुए कहा, ब्लैक बेल्ट थी ना? तो कियान की बात सुनकर सुहानी अपनी आंखें झट से खोलकर उसे देखने लगी। तभी
कियान ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। यह कहते हुए उसने 1 इंच के फैसले को भी खत्म कर दिया। सुहानी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। कियान उसे पर्सनैलिटी किस कर रहा था। इस दौरान सुहानी ने खुद को कियान की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। उसकी कोशिशों के विपरीत कियान की पकड़ उस पर और ज्यादा कसती चली गई। सुहानी के हाथों ने अब स्ट्रगल करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी। फिर जब कियान को फील हुआ कि अब वह उसे और हैंडल नहीं कर सकती, तो उसने सुहानी को रिलीज कर दिया। सुहानी की बढ़ी हुई सांसों को देखकर कियान ने सिर हिलाया और उसे टोंट मारते हुए कहा, मिस ब्लैक बेल्ट, बस इतनी ही पावर थी तुम्हारे अंदर, तुम मेरा सामना 10 मिनट भी नहीं कर पाई। सुहानी की सांसें अभी भी तेज थी, पर कियान की बातें उसके गुस्से को बढ़ा गई थी। फिर उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आप बहुत बुरे हैं। कियान ने उसकी बात सुनकर उसे कोल्ड लुक देते हुए कहा, आई नो। सुहानी ने गुस्से में उसे कुशन फेंक कर मारा। कियान ने कुशन को कैच करके उसे पकड़ते हुए कहा, इसे पकड़ो और वहां पड़े काउच पर जाकर सो जाओ। कियान की बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी और मुंह खुला रह गया। उसने वैसे ही रिएक्शन में कहा, हाँ सीरियसली मैं काउच पर सोऊंगी। सुहानी की बात पर कियान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर काउच पर नहीं सोना तो तुम बेड पर सो सकती हो, पर लेफ्ट साइड राइट साइड में मैं सोता हूँ। उसकी बात सुनकर सुहानी ने मुंह बनाकर खुद से कहा, क्या आदमी है, मुझे काउच पर सोने के लिए कह रहा है या नहीं कि मुझे बेड दे दे और खुद काउच पर सो जाए। खुद से बात करके सुहानी ने लो वॉइस में कियान से कहा, आप काउच पर सो जाइए, मुझे भी बेड पर राइट साइड ही नींद आती है। कियान ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और उसे देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं काउच पर एडजस्ट हो पाऊंगा? अगर लेफ्ट साइड बेड पर सोना है तो सो जाओ, नहीं तो काउच खाली पड़ा है। यह सुनकर सुहानी ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े कुशन पर अपने नाखून गड़ा दिए और कियान को नफरत भरी नजरों से देखकर काउच पर जाकर लेट गई। वह कियान की तरफ बैक करके सो रही थी। कियान ऑलरेडी बेड पर लेट चुका था। उसका चेहरा सुहानी की बैक की तरफ था। सुहानी के लहंगे के ब्लाउज का गला काफी डीप था। उसकी कमर पर नेक से ठीक 8 इंच नीचे एक छोटा सा काला तिल था, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसकी गोरी स्किन पर वह काला तिल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। कियान उस तिल को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। सुहानी को अपने ऊपर कियान की नजरों की गर्मी का एहसास हुआ। उसे लगा शायद वह उसे ही देख रहा था। यह महसूस करके सुहानी एकदम से पीछे मुड़ी, पर तब तक कियान अपनी आंखें बंद कर चुका था। कियान को सोया हुआ देखकर उसने एक लंबी सांस ली। आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था। सुहानी भी अब धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रही थी। कुछ देर बाद सुहानी नींद में ही कसमसाने लगी। वह काउच पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर वह नींद में ही उठी और बेड पर कियान के बराबर सो गई। कियान अभी तक सोया नहीं था, वह अभी भी जग रहा था। सुहानी के बेड पर आते ही उसने अपनी आंखें खोली और उसे अपने बराबर में सोया हुआ देखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके मासूम चेहरे को देखते देखते वह भी सो गया। अगली सुबह राइट साइड सोने की आदत की वजह से सुहानी कब रात में कियान के करीब आ गई उसे पता ही नहीं चला। कियान को सुबह जल्दी उठना पसंद था। वह सुबह 5 बजे ही उठ जाता था और अपनी ऐसी आदत की वजह से वह आज भी जल्दी उठ गया था। कियान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों पर भी काली डोरियों का जाल बिछा था। सुहानी के बाल कियान के गले और चेहरे पर बिखरे हुए थे, तो वहीं उसका एक हाथ कियान की कॉलर को पकड़े हुए था और उसने अपना एक पैर कियान के ऊपर रखा हुआ था। सुहानी उसे ऐसे पकड़ के सो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा हॉरर मूवी देखने के बाद डर कर अपनी मां से लिपट कर सोता था। सुहानी कियान को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उस पर कब्जा किए सो रही थी। तभी कियान ने एक गहरी सांस ली और अपने एक हाथ से सुहानी के बालों को एक तरफ किया। उसे सुहानी का इस तरह सोना फर्स्ट ऐड कर रहा था। उसने झुंझला कर मन ही मन खुद से कहा, यह लड़की कितनी अजीब है, इस तरह कौन सोता है। फिर कियान ने अपना दूसरा हाथ हिलाना चाहा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपने दूसरे हाथ से सुहानी की कमर को पकड़ा हुआ था। कियान के हिलने की वजह से सुहानी ने उसकी कॉलर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह सुहानी के उठने का इंतजार करने लगा। करीब 2 घंटे सुहानी के उठने का इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं उठी तो कियान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से कहा, इसके उठने का इंतजार किया तो ऑफिस मॉर्निंग में नहीं आफ्टरनून में पहुंचूंगा। यह कुंभकर्ण की बहन है, कितना सोती है। यह कहते हुए कियान के माइंड में एक शरारत सूझी और उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई।
उसने जिस हाथ से सुहानी की कमर को पकड़ा हुआ था, उसने उसी हाथ से उसकी कमर पर पिंच किया। सुहानी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी चींटी ने काटा था और वह आउच कहते हुए अपनी कमर सहलाने लगी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हो गया कि वह किसी से लिपट कर सो रही थी। वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई। तभी सुहानी की आंखें उन दो आंखों से जा मिली जो उसे ही घूरे रही थी। तभी कियान ने उसे एक लुक देते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? मैं बहुत बुरा हूँ और तुम क्या हो? एक अकेले लड़के को सोते देखकर उसका फायदा उठाना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। कियान के इस ब्लेम पर सुहानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए जल्दी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ, प्रॉमिस। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कब आई। सुहानी की बेचारी वाली शक्ल देखकर कियान मंद मंद मुस्कुराने लगा था, तो वही सुहानी को एम्बरेस्ड फील हो रहा था। वह कियान से अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। फिर उसने धीरे से ब्लैंकेट खींचकर खुद को ढक लिया। उसे देखते हुए कियान ने एक गहरी सांस ली और उसे तंग न करते हुए वह उठकर वॉशरूम चला गया। सुहानी कियान की कही बातों के बारे में सोचने लगी। फिर उसने मुंह बनाकर बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, यार राक्षस कितना चालाक है, हर चीज के लिए मुझे ही रिस्पॉन्सिबल बना देता है। वहीं उधर राहुल रेडी होकर कब से कियान का वेट कर रहा था। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, आज से पहले तो सर कभी लेट नहीं हुए, वह तो टाइम के पाबंद हैं, फिर आज क्यों उन्हें इतनी देर हो गई? कियान के वहां बहुत समय से काम कर रहे एक सर्वेंट सुन रहे थे जिनका नाम राकेश था। उन्हें सभी काका कहकर बुलाते थे और उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, राहुल बेटा, अब उनकी शादी हो गई है। शादी के बाद जीवन में बदलाव आते हैं और यह तो अभी उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत है। काका की बात सुनकर राहुल ने उनसे कहा, काका क्या सभी के साथ ऐसा होता है? राकेश काका ने राहुल के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, हाँ बेटा, एक दिन यह बदलाव तुम्हारे जीवन में भी आएगा। राकेश काका की बात पर राहुल ने सोचते हुए खुद से कहा, क्या काका सच कह रहे हैं? क्या मैं भी ऐसा ही करूंगा? स्वाति से शादी करने के बाद क्या मैं भी बदल जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं बदलने वाला। इतना कहकर राहुल ने अपने ख्यालों को एक तरफ झटक दिया। उस दिन उस थप्पड़ और किस के बाद राहुल और स्वाति के प्यार की ट्रेन भी अपनी पटरी पर आ गई थी। स्वाति को कॉलेज से पिक करना और ड्रॉप करना राहुल की डेली रूटीन बन गई थी। वह दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे, साथ ही एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगे थे। और आज भी राहुल को इसी बात की जल्दी थी कि वह कियान को अपडेट देकर स्वाति को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाने वाला था, क्योंकि पिछले 4 दिनों से वह स्वाति से नहीं मिला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति मिले हुए एक पूरी सदी बीत गई थी। वह जल्द से जल्द स्वाति के पास पहुंचना चाहता था। स्वाति को हक करके उसे एक अलग ही सुकून का एहसास होता था। उधर सुहानी रूम में बैठ के चारों तरफ इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। वह कियान के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी ड्रॉर अलग होने की आवाज आई और उसने वॉशरूम की तरफ देखा। कियान सिर्फ एक टॉवल लपेटे ही बाहर आया था। सुहानी की आंखें उसे ऐसी अवस्था में देखकर बड़ी हो गई थी। सुहानी उसे ऐसे देखकर अपनी जगह पर ही जम गई थी। कल रात वह अपने खुराफाती प्लान को अंजाम देने में लगी थी, इसलिए कियान की शर्ट निकालते टाइम उसने कियान पर ध्यान नहीं दिया था। पर अभी कियान को शर्टलेस देखकर वह चाह कर भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पा रही थी। कियान की मस्कुलर बॉडी सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वह लगातार उसे घूरे ही जा रही थी। कियान उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरा डर कम होता जा रहा है। कुछ टाइम तुमसे नॉर्मली बात क्या कर ली, तुम्हें लगा मैं सब भला हो गया। कियान की बात सुनकर सुहानी डर गई। उसकी धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। आज उसे कियान बिल्कुल पहले दिन जैसा ही लग रहा था। वह अपनी आंखों से सुहानी के अंदर अपना डर भर रहा था। उसे अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें कभी भी मैं खत्म कर सकता हूँ। यह सुनकर सुहानी ने डरते हुए कहा, पर आप तो किसी बेगुनाह को नहीं मारते हैं ना? कियान ने सुहानी की बाह पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, इसलिए ही तुम अब तक जिंदा हो। जिस दिन वह मुझे मिल गया और उसने तुम्हारा नाम लिया तो वह दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। कियान की आवाज गुस्से और एरोगेंस से भरी थी। सुहानी एकटक उसकी आंखों में झांक कर अभी भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी काली आंखों में छाए अंधकार ने उसके अभी इमोशंस को ब्लैंक हॉल की तरह अपने अंदर छुपा रखा था।
तभी सुहानी ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सुहानी के इस सवाल पर कियान होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दिया और उसने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को नीचे गिराना था। उसे बताना था कि वह जो चाहे हासिल नहीं कर सकता। मैं उसे छीन कर जो मैंने उसे दर्द दिया है, उस दर्द में वह जिंदगी भर तड़पेगा। अपनी बात पूरी करके कियान सुहानी से दूर हो गया। वह सुहानी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। फिर सुहानी ने उसे घूरते हुए खुद से कहा, कैसा आदमी है यह, कभी इतना अच्छा तो कभी इतना ज्यादा बुरा, कभी इतना केयरिंग तो कभी इतना रूड, और कितने रूप हैं इस आदमी के। जितना समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। सुहानी जहाँ कियान की पर्सनालिटी को लेकर कंफ्यूज थी, तो वहीं कियान के अंदर कुछ बातें क्लियर हो चुकी थी। सुहानी की तरफ पीठ किए खड़ा कियान मन ही मन खुद से बोला, तुम्हारे अंदर मेरा डर होना बहुत जरूरी है। तुम मुझे बदल नहीं सकती और ना मैं तुम्हें खुद को बदलने दूंगा। यह कहते हुए कियान सुहानी को अकेला छोड़कर रूम से निकल गया। उधर हॉल में राहुल कियान का वेट कर रहा था कि तभी उसे अपने सामने से दो लोग आते हुए दिखे। राहुल उन्हें देखकर चौंक गया और सोफे से उठते हुए उसने उनसे कहा, सर और मैम यहाँ, क्या इन्हें सर की शादी के बारे में पता चल गया? राहुल अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह दोनों राहुल के सामने आकर खड़े हो गए और तभी दोनों में से एक ने अपने एरोगेट से भरी आवाज में कहा, कियान कहाँ है? राहुल उन्हें देखकर नर्वस हो गया था। उनके सवाल पर उसने घबराते हुए कहा, सर ऊपर हैं। तभी उस आदमी के साथ खड़ी लेडी ने राहुल से कहा, तुम कियान के साथ इतने सालों से हो, उसने जब यह बेवकूफ़ी की तो तुम उसे रोक नहीं सकते थे? वह ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है? वह लेडी दिखने में काफी इलेगेंट लग रही थी। उसकी ड्रेस और उसकी ज्वेलरी उसके अमीर और घमंडी होने की पहचान थी। लाइट मेकअप और चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा लिए वह लेडी राहुल को एक टक घूरे जा रही थी। उसके बगल में खड़े आदमी ने फार्म बिजनेस सूट पहना हुआ था। फिर उसने अपनी वाइफ का साथ देते हुए कहा, तुम इससे क्या उम्मीद लगा रही हो? यह तो खुद उसके कहने पर काम करता है। यह कहकर वह दोनों गुस्सा करते हुए वहीं सोफे पर बैठकर कियान का इंतजार करने लगे। उनके साथ आए गार्ड्स का काफिला उनके पीछे ही खड़ा था। वहीं कियान रेडी होकर नीचे आ ही रहा था कि सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नजर उन दोनों पर गई। उन्हें देखकर कियान के फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया और उसकी भौहें तन गई। वह ना तो उन्हें देखकर खुश लग रहा था और ना ही दुखी। फिर उसने उनके सामने खड़े होकर कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कियान के सवाल पर उस आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने शादी कर ली और तुमने अपने डैड को बुलाना तो दूर, बताना भी नहीं जरूरी समझा? आई एम योर डैड कियान। यह कहते हुए उनकी आवाज में भारीपन था। फिर उस लेडी ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कायरो आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक बार कियान की बात तो सुन लीजिए कि वह क्या कहना चाहता है। यह कहते हुए वह कियान को देख रही थी। कियान ने उस लेडी की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, स्ट्रेंज। कायरो ओबराय जो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे, उन्होंने कियान को देखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो मुझे। कियान ने उनकी बात पर बिना एग्रेसिव होते हुए नॉर्मल टोन में ही कहा, मिस्टर कायरो ओबराय, क्या आपने शादी करने से पहले अपने डैड को बताया था? कियान का यह जवाब कायरो ओबराय को एक थप्पड़ जैसा लगा। उनके बेटे ने उन्हें उन्हीं का किया याद दिलाया था। कियान की यह बात उनके मुंह पर खामोशी का ताला लगा गई। कियान ने फिर उन्हें चुप देखकर आगे कहा, जब आप बिना अपने डैड को बताए शादी कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? बेटा अपने डैड पर ही तो जाता है ना मिस्टर ओबराय। कियान की बातें कायरो ओबराय को गुस्सा दिला रही थी। उन्होंने कियान को देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई बेटा अपने बाप से इस तरह बात करता है क्या? उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है क्या? यह कहते हुए उन्होंने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। कायरो ओबराय की इतनी बातें सुनने के बाद भी कियान के चेहरे के भाव नहीं बदले। कियान ने फिर से शांत लहजे में कहा, आप मेरे डैड होने का हक बहुत पहले ही खो चुके हैं। अब आप मेरे लिए सिर्फ मिस्टर कायरो ओबराय हैं। कियान की बातें कायरो ओबराय के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनका बड़ा बेटा आज भी उनसे इतनी ही नफरत करता है। फिर दोनों को खामोश देखकर मिसेज ओबराय ने कहा, बेटा अपने डैड से कोई ऐसी बात करता है? तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए कितना लंबा सफर तय करके आए हैं और तुम वह अभी बोल ही रही थी कि तभी कियान ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा,
मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा कि आप बीच में ना बोले। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी ना करें। कियान की बात सुनकर एक बार फिर कायरो को गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, वह तुम्हारी माँ है, कोई ऐसे बात करता है अपनी माँ से? यह सुनकर कियान ने एग्रेसिव होते हुए कहा, नो मिस्टर ओबराय, लो यह आपकी वाइफ हो सकती है पर यह मेरी माँ ना कभी थी और ना कभी बन सकती। कियान की बात सुनते ही मिसेज ओबराय अपने आंसू बहाने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, मेरे एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया और मेरा दूसरा बेटा मुझे अपनी माँ ही नहीं समझता। यह सब कहते हुए वह बेचारी सी लग रही थी जो एक अच्छी माँ की तरह अपने बेटे की परवाह करती थी। उनकी इन्हीं बातों ने कायरो ओबराय के ऊपर वर्चस्व जमा रखा था। मिसेज ओबराय की बातें सुनकर कियान को गुस्सा आ गया और उसने रूड टोन में कहा, मेरा भाई अभी भी जिंदा है, उससे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, समझी आप मिसेस शिवन्या ओबराय? शिवन्या ने फिर से अपना दांव खेलते हुए कहा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो बेटा। यह कहते हुए वह कियान के गाल को छूने को हुई, तभी यह देखकर कियान ने 2 कदम पीछे होते हुए कहा, मुझसे दूर रहो मिसेस शिवन्या ओबराय। कायरो ओबराय कियान की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। वह अब एक पल भी वहां और रुकना नहीं चाहते थे। फिर वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कायरो ओबराय के जाने के बाद शिवन्या ने अपने आंसू पोंछे और कियान की तरफ देखकर कहा, बहुत प्यार करने का दावा करते हो ना अपने छोटे भाई से? अभी उसे मरे 2 महीने भी सही से नहीं हुए और तुमने शादी कर ली। या था तुम्हारा प्यार तुम्हारे भाई के लिए? कायरो ओबराय के जाते ही शिवन्या ने अपनी असली रूप दिखा दिया था। कियान ने उन्हें फिर से उसी टोन में कहा, मैंने कहा ना वह जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। शिवन्या ने कियान की बात का जवाब देते हुए कहा, तो फिर लाओ उसे वापस। अगर तुम मेरे बेटे को वापस ले आए तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। अपनी बात पूरी करके शिवन्या भी वहां से चली गई। उस शादी के बाद से ही कियान अपने पिता से नफरत करने लगा था और धीरे-धीरे वह उनसे दूर होता चला गया। कियान दोनों से ही नफरत करता था पर सिवान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह सिवान का ख़्याल बचपन से ही रखते आया था। वह एक बड़े भाई का फर्ज अच्छे से निभाता था। दोनों भाइयों में सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार था। कायरो और शिवन्या दोनों के जाने के बाद कियान अपनी पुरानी यादों में चला गया और सोचने लगा जब वह 4 साल का एक छोटा सा मासूम बच्चा था और एक रात उससे उसका सब कुछ छीन गया था। 24 साल पहले कियान की माँ मेघना ओबराय कियान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी वहां कायरो ओबराय आए और मेघना को देखते हुए उन्होंने कहा, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें पार्टी में जाना है। मेघना, हम लेट हो जाएंगे। मेघना ने कायरो की बात का जवाब देते हुए कहा, कायरो मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, कियान को पहले खाना तो खिला दूं। आप तो जानते हैं ना कि कियान किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता, वह सिर्फ मेरे हाथों से ही खाता है। मेघना की बात सुनकर कायरो ने कियान के सर को सहलाते हुए कहा, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, आप कब तक मम्मा के हाथों से ही खाते रहोगे? अब आपको अपने हाथों से भी खाना चाहिए। कियान ने अपनी छोटी काली टिमटिमाती आंखों से कायरो ओबराय को देखा और मासूमियत से कहा, पापा मैं हमेशा अपनी मम्मा के हाथों से ही खाना खाऊंगा, मम्मा के हाथों से खाना अच्छा लगता है। कियान की बात सुनकर कायरो हंसने लगे और उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है अपनी मम्मा के हाथों से ही खाओ। कियान को खाना खिलाने के बाद मेघना ने कियान से कहा, बेटा अब आपको राकेश काका सुला देंगे, मम्मा आपको कल लोरी सुनाएगी, आज मम्मा को पापा के साथ बाहर जाना है। कियान अपने उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा स्मार्ट था। वह अपनी माँ की बातों को अच्छे से समझ रहा था। उसने मेघना को देखकर स्माइल करते हुए कहा, ओके मम्मा। मेघना ने प्यार से अपने बेटे के सिर को सहलाया और उसके फॉरहेड पर किस किया। कियान ने अपने रूम की तरफ जाते हुए अपनी माँ को मुड़ कर देखा। उसे इस बात का कहाँ अंदाजा था कि वह अपनी माँ को आज आखिरी बार देख रहा था। उसने आखिरी बार अपनी माँ के हाथों से खाना खाया था। वह अपनी माँ का लाडला था और अगर उसे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि वह आज अपनी माँ को आखिरी बार बाय बोल रहा था तो वह कभी अपनी माँ को जाने ही नहीं देता। तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर कियान अपनी यादों से बाहर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी सीढ़ियां उतर रही थी। उसने ब्लू रंग का चूड़ीदार सूट पहना था और उसके खुले बाल सीढ़ियों से उतरते हुए हवा में लहरा रहे थे। सुहानी के गोरे रंग पर वह ब्लू रंग की सूट
उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। सुहानी को देखते ही कियान की नजरें उस पर थम गई थी। सुहानी अपनी एक झलक से कियान को उसके पेनफुल पास्ट से बाहर निकाल लाई थी, जिसे याद करके सिर्फ उसे दर्द होता था। कियान उसे देखते ही अपने उस दर्द को भूल गया था। सुहानी के हाथों में उसकी बुक्स थी। कियान समझ गया था कि सुहानी कॉलेज जा रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि सुहानी उसे अनदेखा कर रही थी। वह समझ गया कि थोड़ी देर पहले की बात से सुहानी उसे अनदेखा कर रही थी या शायद उससे नाराज थी। सुहानी राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कियान को इग्नोर करते हुए राहुल से कहा, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? राहुल यह सुनकर कुछ सोचने लगा। वह ऑलरेडी लेट हो गया था। उसने सोचा था कि वह कियान को अपडेट देकर स्वाति को कॉलेज ड्रॉप करने जाएगा, पर अब सुहानी ने उससे यह सवाल करके उसे प्रॉब्लम में डाल दिया था। फिर राहुल कुछ कहता उससे पहले ही कियान ने कहा, जिसको जहां भी जाना हो चले जाना, पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाना। कियान की यह बात सुहानी को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर गई और तभी सुहानी आंखें बड़े किए कियान को देखने लगी। वह जानती थी कि यह सब कियान ने इनडायरेक्टली उसी से कहा था। फिर से केयरिंग सुहानी ने खुद से कहा। खुद को डांटते हुए उसने आगे कहा, नो नो सुहानी, इसके बारे में अच्छा या बुरा कुछ नहीं सोचना। यह बस तेरे माइंड से अपने डिफरेंट रूप दिखाकर खेल रहा है या तुम्हें पागल कर देना चाहता है, पर तुझे पागल नहीं होना है। सुहानी अंडरस्टूड। कियान की बात सुनने के बाद उसके कदम अपने आप ही डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगे थे। सुहानी राहुल के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी थी। तभी उसका ध्यान कियान की तरफ गया और उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल जी, यह ब्रेकफास्ट करने का रूल सभी पर लागू है या सिर्फ हम दोनों पर? राहुल को सुहानी का सवाल कुछ अटपटा लगा और वह उसे देखने लगा। वहीं कियान सुहानी की बात समझ गया था और तभी उसने बिना सुहानी की तरफ देखे कहा, रूल मैंने बनाए और उसे फॉलो सभी को करना। कियान की बात पर सुहानी मुंह बनाकर राहुल से बोली, राहुल जी, जो रूल बनाता है सबसे पहले उन्हीं को अपने रूल फॉलो करने चाहिए, नहीं तो दूसरे भी नहीं करते। वेल, मुझे भूख नहीं लगी, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो। दोनों की बातें सुनकर राहुल समझ गया कि एक बार फिर दोनों उसे बीच में रखकर बात कर रहे थे। तभी कियान सुहानी की बात से चिढ़कर चेयर खींचकर बैठ गया। यह देखकर सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई। इससे पहले कि उसकी स्माइल कियान देखता, उसने अपनी स्माइल को छुपा लिया। कियान ने फिर उसे एक लुक दिया, जैसे पूछ रहा था कि तुम आखिर कहना क्या चाहती थी। सुहानी भी कियान को देखकर समझ गई कि वह उसे क्या कहना चाहता है। उसने भी उसी स्टाइल में कियान को देखा जैसे कियान के सवालों का जवाब दे रही थी। दोनों के ही होंठ खामोश थे पर आंखें बातें कर रही थी। फिर राहुल ने दोनों को एक दूसरे को ऐसे घूरते देखकर खुद से कहा, क्या इन दोनों की शादी होना सही है? क्या यह दोनों इस शादी को निभा पाएंगे? फिर राहुल ने आगे कहा, देख तो ऐसे रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों। उन्हें ऐसे देखकर राहुल को एक आइडिया सूझा और उसने सुहानी से कहा, आपको भूख नहीं लगी पर मुझे लगी है, क्या मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ? क्या आप थोड़ा वेट कर सकती हैं? राहुल की बात पर सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही कियान ने कहा, तो मुझे ऑफिस में मिलो, आई विल ड्रॉप हर। कियान की बात जहां सुहानी को हैरान कर रही थी तो वहीं राहुल यह सुनकर खुश हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली थी। फिर सुहानी बिना कुछ बोले कियान के पीछे जाने लगी और दोनों ही कार में एक साथ बैठे। फिर कुछ ही समय के बाद कियान ने कार के ब्रेक लगाए। उसकी कार नेशनल मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ी थी। उसको देखकर वहां से गुजर रहे हर शख्स की नजर उस कार पर ही थी। कियान की कार बहुत एक्सपेंसिव थी। वह एक लिमिटेड एडिशन वाली कार थी जिसे ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता था। इतनी लग्जरियस कार को अपने कॉलेज में देखकर सभी उसे आंखें बड़ी करके देख रहे थे। कॉलेज के मेन गेट से अंदर होते हुए लड़कियों की नजर भी कियान की कार पर ही थी। कार का ग्लास ब्लैक होने की वजह से बाहर के लोगों को कार के अंदर कोई नहीं दिख रहा था, पर उस कार को देखकर सब यही सोच रहे थे कि आखिर इतनी महंगी कार में आया कौन होगा। वह सब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे और आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, क्या इस कार में कोई सेलिब्रिटी है? तभी उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई सुहानी उस कार के बाहर आई। सुहानी को
देखकर वह सभी हैरान रह गए। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी इतनी महंगी कार में क्या कर रही थी। फिर अगले ही पल उन्हें राघव का ख्याल आया। सभी जानते थे कि सुहानी राघव की गर्लफ्रेंड थी। सुहानी बिना कियान को कुछ बोले ही चली गई थी। कियान भी तब तक वहीं रहा जब तक वह कॉलेज के अंदर नहीं चली गई। उसके अंदर जाते ही कियान भी वहां से चला गया। सुहानी कियान के बारे में सोचते हुए चली जा रही थी कि तभी वह सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई। उन दोनों की टक्कर होते ही उनके हाथ में पकड़ी हुई बुक्स नीचे गिर गई। सुहानी उस लड़की को सॉरी बोलते हुए नीचे गिरी बुक्स को उठाने लगी। तभी बुक्स को उठाते उठाते सुहानी की नजर एक पैकेट पर पड़ी जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। सुहानी ने उस पैकेट को देखते हुए कहा, यह क्या है? वह लड़की भी सुहानी के साथ बुक तो उठा रही थी। तभी उसने सुहानी की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और उस लड़की ने जल्दी से उसके हाथ से पैकेट झपट लिया। सुहानी को उस लड़की के ऐसे रिएक्शन को देखकर थोड़ा अजीब लगा। फिर वह लड़की जल्दी से सुहानी के हाथों से अपनी बुक्स लेकर चली गई। सुहानी ने उसे इतनी जल्दबाजी में जाते हुए देखकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी? फिर एक बार थैंक यू भी नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद सुहानी अपनी क्लासेज ओवर होने के बाद पायल और अंशिका के साथ कैंटीन में बैठी थी। अंशिका सुहानी से पिछले 4 दिनों के कॉलेज न आने की वजह पूछ रही थी। अंशिका के सवाल सुहानी को एक बार फिर से 4 दिन पहले और उसके बाद की घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे थे। सुहानी को अपनी सोच में डूबा देखकर अंशिका उसे पकड़कर हिलाने लगी। अंशिका के हिलाने से सुहानी के गले में जो मंगलसूत्र कियान ने पहनाया था वह बाहर निकल आया। पायल की नजर जैसे ही सुहानी के मंगलसूत्र पर गई तो उसने उसे अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, ओ माय गॉड सुहानी, क्या तेरी शादी हो गई है? पायल के इस सवाल पर सुहानी का ध्यान टूटा और उसने जल्दी से अपने मंगलसूत्र को वापस से छुपाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुहानी के एक्सप्रेशन उसके शब्दों का साथ नहीं दे रहे थे। अंशिका ने यह नोटिस कर लिया था। फिर उसने मंगलसूत्र को सुहानी के गले से बाहर निकालते हुए कहा, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं सुहानी, जो तू कुछ भी बोलेगी और हम उसे सच मान लेंगे। अंशिका और पायल की बातों पर सुहानी दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वे दोनों उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विलेन थी। फिर उसने ना चाहते हुए भी दोनों को सच बता दिया। सुहानी की पूरी बात सुनने के बाद उन दोनों का रिएक्शन ऐसा था मानो उन्होंने कोई भूत की डरावनी कहानी सुनी थी। दोनों को ही सुहानी की कही बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पायल ने सुहानी के एक हाथ को अपने सर के ऊपर रखते हुए कहा, बोल दे यार कि यह सब झूठ है, जो भी तूने कहा वह सब झूठ है। पायल की बात सुनकर सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने जो भी कहा वह सब सच है। यह सुनकर पायल का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से रोए। उसे अब सुहानी से जलन होने लगी थी। उसने रोआसी आवाज में उससे कहा, तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है? पायल की बात सुनकर सुहानी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उससे पूछ रही थी कि इस नौटंकी की वजह क्या थी। पायल ने फिर से रोआसी आवाज में सुहानी से कहा, तूने हम सबसे कियान को छीना है, उसके सपने देखने का हक भी तूने हमसे छीन लिया। मैं तो उसके सपने देखे बिना सोती ही नहीं, मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती। अब मैं कैसे सोऊंगी? सुहानी पायल की बातें सुनकर उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई पागल। तभी पायल ने फिर से कहा, कल रात कियान और मेरी किस होने ही वाली थी कि लेकिन तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे ले गई। इसका मतलब वह लड़की तू ही थी। रियल में तो तूने उसे अपना बना लिया, कम से कम सपने में तो किस करने दी होती। पायल की बात सुनकर अंशिका ने कहा, हाँ सच्ची, कल मुझे भी कुछ ऐसा ही सपना आया था। सुहानी को अब दोनों की बातें इरिटेट करने लगी थी। उसे अब गुस्सा आने लगा था और तभी उसने अपनी एक उंगली दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, बंद करो या अपनी सीजी बातें। पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज की तरह तुम दोनों की बातें भी मुझे इरिटेट कर रही हैं। सुहानी की इस बात का पर हल्का गुस्सा करते हुए पायल ने कहा, खुद तो पूरा का पूरा हॉट चॉकलेट खा गई और हमारी बातें तुझे चीज लग रही हैं? क्या एक बार भी तूने हम लोगों के बारे में सोचा? इस कॉलेज में, इस पूरे शहर में कियान की एक लुक को देखने के लिए कितना तरसती हैं लड़कियां। जब उन सबको पता चलेगा कि कियान ओबराय ने शादी कर ली है तो सभी का दिल हमारी तरह टूट जाएगा। हॉट चॉकलेट से पायल का मतलब कियान से था और इस टाइम उसका दुख उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख लग रहा था। यह बात सच है कि सुहानी ने एक साथ ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। अब कियान पर सिर्फ सुहानी का हक था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह पायल की बातों पर कैसे रिएक्ट करे। तभी पायल ने अपनी बुक को ओपन करके उसमें से कियान की एक फोटो निकाली
जिसे उसने मैगजीन से कटिंग करके निकाली थी। फिर उस फोटो को देखते हुए उसने कहा, आई मिस यू जान। तुम्हें शादी ही करनी थी तो मुझसे कर लेते। यू नो हाउ मच आई लव यू। सुहानी से अब पायल का पागलपन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक ही उसे पायल पर गुस्सा आने लगा। शायद उससे जलन हो रही थी। पायल कियान की उस फोटो से बात करते हुए उसे चूमने ही जा रही थी कि तभी यह देखकर सुहानी ने जल्दी से उसके हाथों से कियान की उस फोटो को छीन लिया। सुहानी के ऐसे रिएक्शन को देखकर पायल ने कहा, रियलिटी में तो तुम ही कियान को किस कर सकती हो, कम से कम मुझे फोटो में तो किस कर लेने दो। सुहानी से यह सुनकर अब और रहा नहीं गया और उसका गुस्सा पायल पर फूट पड़ा। उसने पायल को घूरते हुए कहा, डोंट यू थिंक अबाउट किसिंग माई हस्बैंड। सुहानी की बात सुनकर पायल और अंशिका दोनों के होठों पर स्माइल आ गई, जिसे दोनों ने जल्दी से हाइड कर लिया। और तभी पायल ने सुहानी से कहा, पर तू तो कियान को पसंद भी नहीं करती। सुहानी ने झुंझलाकर मगर धीरे से उससे कहा, हाँ नहीं करती, पर वह मेरे हस्बैंड है और मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें छुए भी। अंडरस्टूड। सुहानी की बातों में पजेसिवपन था और धमकी दोनों ही थी। अंशिका जो इतनी देर से दोनों की बातें सुन रही थी, उसने कहा, किससे बताओगी? उसके सपने देखने वाली बहुत सी लड़कियां हैं, किस किस को रोकोगी तुम? अंशिका की यह बात सुहानी को और गुस्सा दिला गई। उसने अंशिका को भी उसी टोन में जवाब दिया, सभी को रोकूंगी, ही इज ओनली माई। या सुन, अंशिका ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, देख हमें तो तू रोक लेगी, पर कहीं दूर कोई अगर कियान के सपने देख रही हो तो उसे कैसे रोकोगी? सुहानी ने उन दोनों को अपनी आंखें छोटी करके देखा और दांत पीसते हुए कहा, मैं उन सभी की आंखें नोच लूंगी जो मेरे हस्बैंड को लास्ट भरी नजरों से देखेंगी। सुहानी को खुद भी नहीं पता था कि वह गुस्से में क्या क्या बोले जा रही थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह कियान को पसंद करने लगी थी। आज पायल और अंशिका के इस बिहेवियर ने कियान के लिए जो कुछ भी सुहानी के दिल में था, उसे वह आज उसके होठों पर ले आई थी। सुहानी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह गुस्से में गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी आग में जल रही थी। उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसे अब पसीना आने लगा था। पायल और अंशिका एक दूसरे को देखते हुए सुहानी को घूर रही थी और देखते ही देखते दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों हंस रही थी। सुहानी ने दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक तो हो ना तुम दोनों? क्या मेरी शादी के सदमे ने तुम दोनों को पागल कर दिया है? पायल ने सुहानी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं मेरी जान, हम तो तुझसे वह सच जान रहे थे जिससे तू भी अनजान है। सुहानी को पायल की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कंफ्यूजन में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? तभी अंशिका ने सुहानी के दोनों गाल खींचकर उसे समझाते हुए कहा, ओ माय क्यूट सुहानी, हमने वह जाना है जो तुझे भी नहीं पता। सुहानी ने दोनों की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और ठीक से बताओ कि तुम दोनों कहना क्या चाहती हो। सुहानी की बातें सुनने के बाद पायल और अंशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सुहानी को देखते हुए एक साथ कहा, प्यार हुआ है तुझे, तू अपने राक्षस को पसंद करने लगी है। माय एंजल, यू आर इन लव विद डेविल। सुहानी ने दोनों की बातें सुनकर एकदम से चौंकते हुए कहा, यह क्या बकवास है? मैं और उस राक्षस से प्यार करूंगी? कुछ भी बोलती हो तुम दोनों। तभी पायल ने सुहानी को डांटते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब यह बकवास लग रहा है? थोड़ी देर पहले जो तू इंडियन वाइफ की तरह ओवर पजेसिव हो रही थी, वह क्या था? अंशिका ने भी पायल का साथ देते हुए कहा, और उन लड़कियों की तो आंखें नोचने वाली थी जो तेरे हस्बैंड को लास्ट भरी नजरों से देखती हैं। वह सब किस लिए कहा था? बिना प्यार के ही तूने इतना लंबा लेक्चर दे दिया था हमें। सुहानी दोनों की बातें सुनकर उसने अपनी नजरें चुराने लगी और उनकी तरफ बिना देखे उसने कहा, हाँ वह सब मैंने कहा था, क्योंकि अब वह मेरे हस्बैंड है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। सुहानी की बात सुनकर पायल ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, इसलिए ही तूने मुझे कियान की फोटो को किस करने नहीं दिया? सुहानी अब खुद की कही बातों में फंसने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। उसने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो मैं उनसे प्यार नहीं करती, मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। तभी पायल ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कियान ने तुझे कभी किस किया है? पायल की बातें सुनते ही सुहानी को वह मोमेंट याद आने लगे जो उसने कियान के साथ स्प्रिंट किए थे और तभी उसके गाल लाल हो गए। सुहानी को उसकी ही सोच में डूबा देखकर पायल और अंशिका ने जोर से कहा, वह तो तुम दोनों के बीच किस हुई है।
सुहानी ने उसकी बातें सुनकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसे रिएक्शन पर दोनों ने एक साथ कहा, मान क्यों नहीं लेती कि तू उनसे प्यार करने लगी है। सुहानी उठी और उसने अपना बैग और बुक्स लेकर जाते हुए कहा, नहीं मान सकती, क्योंकि मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। अंशिका और पायल दोनों ने उसके पीछे पीछे चलते हुए तेज आवाज में कहा, एक ना एक दिन तुझे इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुहानी, इस बात को तू जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी उतना ही अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और कोई दूसरी बिल्ली आकर तेरा बिलौटा ले जाए। सुहानी ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। वह उनकी बातों को सुनना नहीं चाहती थी। उसने अपने कदमों को तेज करते हुए खुद से कहा, मैं उनसे प्यार नहीं करती, मैं तो किसी और चीज के लिए ही जिंदा हूँ। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। मुझे जल्दी ही मामा मामी से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी। यह कहते हुए सुहानी वहां से भागकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़ा लग्जरियस फ्लैट था, जिसके बेडरूम में हर एक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रही थी। उस बेडरूम का इंटीरियर भी बहुत प्रेशियस दिख रहा था। वहां की सारी चीजें ऑटोमेटिक थी, वह सभी सेंसर से जलती थी। उसी रूम से अटैच एक छोटा सा मिनी बार था, जहां काउंटर पर बैठी रिया हाथ में वाइन का गिलास लिए वाइन की सिप ले रही थी। बेड की साइड वॉल पर एक बड़ी सी पेंटिंग हैंग की हुई थी। वह पेंटिंग एक लड़के की थी। उस पेंटिंग में लड़के का सिर्फ फेस ही बना था। लड़का बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसके होंठ हल्के गुलाबी थे। उसकी आंखें काली रंग की थी। उन लोगों में एक नशा था। उसकी आंखों में कोई भी देखता तो वह उसकी आंखों में खुद को डूबने से रोक नहीं पाता। उस लड़के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। वह एक प्रिंस चार्मिंग था। वही रिया जो काउंटर के पास बैठी वाइन पी रही थी, वह कंटिन्यूअसली उसे देखे ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देखते हुए अपनी पलकें ही झपकाना भूल गई थी। रिया वाइन का गिलास काउंटर पर रखकर उस पेंटिंग के पास आई और उसने उस पेंटिंग में बने चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, यू आर ओनली माइन बेबी, आई लव यू सो मच बेबी। यह कहते हुए रिया पेंटिंग में बने चेहरे को अपने होठों से छूने लगी। वह उसके चेहरे पर किस कर रही थी। फिर रिया ने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, आई मिस यू सो मच बेबी, मैं जल्दी ही इंडिया वापस आऊंगी। क्या हुआ अगर मेरी फैमिली और तुम्हारे बीच दुश्मनी है? मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। फिर रिया ने मदहोशी भरी आवाज में आगे कहा, यू नो हाउ मच आई लव यू बेबी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ। मुझे बस तुम चाहिए, ओनली यू, बिकॉज यू आर माइन। वहीं उधर इंडिया में कियान के फार्म हाउस में अनंत और ऐश्वर्या अपने रूम में बैठे थे। फिर अनंत ने कुछ सोचते हुए ऐश्वर्या से कहा, कितने महीने हो गए हैं सुहानी को देखे हुए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। पता नहीं सुहानी हमसे कब मिलने आएगी। कियान के गार्ड हमें फार्म हाउस से बाहर अकेले जाने नहीं देते और सुहानी की भी इतने दिनों से कोई खबर नहीं है। अनंत को इतना परेशान देखकर ऐश्वर्या ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर राघव अपने फार्म हाउस में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। उसने अब तक 4 डॉक्टर की जान ले ली थी। वह 5वां डॉक्टर था जो राघव का ट्रीटमेंट कर रहा था। वह भी राघव से बहुत डर रहा था, क्योंकि राघव ने उसकी 5 साल की बेटी और उसकी पत्नी को किडनैप करवा लिया था। राघव को कियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब तक उसका बहुत नुकसान किया था। उसने विराज से अपना फोन लिया और एक नंबर डायल किया। फिर कॉल पिक होते ही राघव ने अपने एरोगेट टोन में कहा, मुझे शार्प शूटर की एक टीम चाहिए, जल्द से जल्द अरेंजमेंट करो और उन्हें इंडिया भेजो। इतना कहकर राघव ने कॉल कट कर दिया और उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, अब देखता हूँ कियान तू कैसे खुद को बचाता है। यह कहते हुए राघव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ऐसी हंसी देख उसका ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर भी डर गया था। वहीं उधर कियान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक राहुल वहां आया। राहुल आज भी स्वाति से मिलने नहीं जा पाया था, क्योंकि कियान ने उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दे दिया था। राहुल कियान के सामने खड़ा था। कियान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर राहुल की तरफ देखते हुए कहा, कुछ पता चला? जिस पर राहुल ने उससे कहा, ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। यह सुनते ही कियान ने तुरंत ही सवाल किया, कौन सी? राहुल ने फिर कियान को देखते हुए कहा, हमारे आदमी जो सिवान के दोस्तों पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने एक
एक अपडेट दी है। लक्ष्य, आशीष और प्रणय, यह तीनों एक दूसरे से टच में हैं, पर करण ने तीनों से दूरी बना ली है। इन 2 महीनों में वह तीनों से एक बार भी नहीं मिला। वह लास्ट टाइम भी था तब ही मिला था जब वह इंडिया से जा रहा था। उसके बाद से ना ही वह इंडिया वापस आया और ना ही उन लोगों से कोई कांटेक्ट किया। कियान उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर राहुल ने आगे कहा, अभी वह लंदन में है और वहाँ के एक हॉस्पिटल में वह हर हफ्ते अपना चेकअप करवाने जाता है। राहुल की बातें सुनने के बाद कियान ने उसे देखते हुए कहा, तुमसे और वह अपना ही चेकअप करवाने ही जाता है। कियान की इस बात पर राहुल ने कहा, हमारे आदमियों ने हॉस्पिटल में उसके बारे में पता किया है, इससे कोई एलर्जी है, वह उसी का ट्रीटमेंट करवा रहा है। राहुल की बात सुनकर कियान ने थोड़ा रुक कर कहा, ओके, हमारे आदमियों को कहो कि उस पर 24 घंटे नजर रखे। यह सुनकर राहुल ने धीरे से सिर हिला दिया और वहां से जाने लगा। तभी कियान ने राहुल को रोकते हुए कहा, ड्रग्स डीलर के बारे में कुछ पता चला? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल तो नहीं सर, पर हमारे लिए इंस्पेक्टर अभिनव इस केस पर काम कर रहा है। उसे जैसे ही कोई लिंक मिलेगा वह हमें इन्फॉर्म कर देगा। राहुल की बात सुनकर कियान ने सोचते हुए कहा, इंस्पेक्टर अभिनव, या वही इंस्पेक्टर है ना जो शिमला में सिवान का केस देख रहा था? राहुल ने कियान की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसका ट्रांसफर अब मुंबई में हो गया है। यह सुनकर कियान ने ओके कहा। फिर राहुल भी वहां से चला गया। इंस्पेक्टर अभिनव मुंबई में ज्वाइनिंग के बाद से ही अब राहुल के साथ मिलकर कियान के लिए काम कर रहा था। वहीं उधर सुहानी पायल और अंशिका की कही बातों के बारे में सोचते हुए घर आ गई। सुहानी अपनी बुक्स स्टडी टेबल पर रखकर बेड पर औंधे मुंह लेट गई और उन सभी बातों के बारे में सोचने लगी। एक पल के लिए तो सुहानी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरी याद आने लगी। उसे आग की लपटें दिख रही थी। उस आग की लपटों के बीच एक कपल जल रहा था। सुहानी उन्हें बचाने के लिए आग में कूदना चाह रही थी, पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उस आग में कूदने से रोक लिया। यह सब याद करते ही उसने अपनी आंखें एक झटके से खोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, आई विल किल। इतना कहकर सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ जब स्वाति कॉलेज से वापस आई तो वह बिना किसी से बात किए अपने रूम में चली गई। स्वाति ने अपना बैग बेड पर रखकर अपने दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छुपा लिया। वहीं उसके आने के 15 मिनट बाद ही आंसू भी कॉलेज से आ गई। स्वाति और आंसू दोनों एक ही रूम शेयर करती थी। आंसू जब रूम में आई तो उसने स्वाति को ऐसे बैठे देखकर उसके पास बैठते हुए कहा, स्वाति, बी आर यू ओके? आंसू की आवाज सुनकर स्वाति आंसू के गले लग गई और उसके गले लगकर रोने लगी। आंसू ने स्वाति को ऐसे रोते हुए देखकर घबराते हुए कहा, दी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? स्वाति ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और रोती रही। स्वाति भी अब कोई सवाल नहीं कर रही थी। वह अब स्वाति को चुप होने का इंतजार करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद स्वाति चुप हुई। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी 4 दिन से राहुल से बात नहीं हुई थी, इसीलिए मेरा स्टडी में मन नहीं लग रहा था और आज क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। प्रोफेसर जब लेक्चर दे रहे थे तो मेरा ध्यान उनके लेक्चर पर नहीं था। मैं विंडो के बाहर देख रही थी। प्रोफेसर ने मुझे नोटिस कर लिया था। उन्होंने मुझे पनिश भी किया। फिर क्लास ओवर होने के बाद स्टाफ रूम में आने के लिए कहा। आंसू को बताते हुए स्वाति की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, क्लास ओवर होने के बाद मैं स्टाफ रूम में गई तो वह प्रोफेसर के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने मुझे मेरे लास्ट टेस्ट के मार्क्स दिखाए। मेरे मार्क्स बी ग्रेड थे। पहले उन्होंने मुझे इसके ऊपर लेक्चर दिया। उसके बाद अपने चेयर से उठकर वह मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि यह बी ग्रेड ए ग्रेड में चेंज हो सकता है अगर मैं वह करूं जैसा वह चाहते। और तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। यह कहते हुए स्वाति फिर से रोने लगी। स्वाति की बातें सुनकर आंसू को भी उसके अतीत की कुछ बातें याद आने लगी। आंसू ने फिर से झटका और स्वाति को कंसोल करते हुए कहा, दी, हम उनके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन करेंगे। स्वाति ने रोते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है। आंसू ने उसकी बात पर कहा, पर क्यों दी? स्वाति ने आंसू की तरफ देखकर कहा, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन्हें मार्क्स इंक्रीज करने के लिए शेड्यूज किया है और उन्होंने प्रिंसिपल से भी कंप्लेन कर दी। प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज के सभी स्टूडेंट के सामने उनसे माफी मांगने के लिए कहा। अगर मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी तो वह मुझे कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे।
यह कहते हुए स्वाति फिर से रोने लगी। स्वाति की सारी बातें सुनने के बाद आशु को एक ही आइडिया सूझ रहा था और तभी उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा कि आपको राहुल भैया से बात करनी चाहिए, अब वह ही इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। आशु की बात सुनकर स्वाति ने रोते हुए कहा, क्या वह मुझे समझेंगे? क्या वह मेरी बातों पर भरोसा करेंगे? आशु ने फिर से स्वाति को समझाते हुए कहा, दी, वह आपसे प्यार करते हैं, वह आपकी बात को क्यों नहीं समझेंगे? आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो। राहुल भैया ऐसे नहीं है कि वह आपको जज करें। आप एक बार उनसे बात तो करिए। अगर आप चुप रही तो सब आपको ही गलत समझेंगे और जैसा उस प्रोफेसर ने काम किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना। कहकर फिर आशु ने खुद से कहा, आई एम श्योर राहुल भैया उस प्रोफेसर के बच्चे को अच्छा सबक सिखाएंगे। स्वाति ने उसकी बात पर रोते हुए कहा, उनके बच्चे नहीं, उन्होंने किया है। तभी आशु ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे दी, मैं बस एक बात कह रही थी। वहीं उधर कियान जब विला आया तो वह अपने रूम में नहीं गया और लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। फिर उसने एक सर्वेंट से कहकर अपने विला में काम कर रहे सभी स्टाफ को लिविंग रूम में बुलाया। वह सोफे पर बैठा था और अपने सामने खड़े सभी सर्वेंट को घूर रहा था। वह सारे सर्वेंट अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़े थे। उन सभी के दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। कियान का पूरा विला एयर कंडीशनर था, उसके बावजूद भी सभी सर्वेंट को पसीना आ रहा था। उन सभी के दिल में एक ही डर था कि उनसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसके लिए कियान ने खुद उन सभी को बुलाया था। कियान के डेविल रूप को उसके सर्वेंट देख चुके थे। वे उसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। कियान ने फिर सभी को देखकर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा तो एक बार में ही सभी अपने कान खोलकर अच्छे से सुनो। वह सभी सर्वेंट पहले से डरे हुए थे और कियान की बात सुनकर वे अब और भी ज्यादा डर गए थे। फिर कियान ने आगे कहा, तुम लोगों में से वह कौन है जो इस विला में रहकर भी मिस्टर ओबराय के लिए काम करता है? आज सुबह अपने डैड को विला में देखकर कियान समझ गया था कि उसके ही किसी सर्वेंट ने उसकी शादी की खबर उसके डैड तक पहुंचाई थी। कियान का सवाल उन सभी को डरा रहा था। तभी सभी सर्वेंट ने एक साथ कहा, हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं सर। उनकी बात सुनकर कियान ने कहा, तुम में से ही कोई है जो इस विला की पल पल की खबर उन तक पहुंचाता है? यह सुनकर वह सभी सर्वेंट चुप हो गए। कियान ने फिर सबको एक नज़र देकर उन्हें जाने के लिए कहा। वह सभी वहां से एक एक करके जाने लगे। तभी कियान ने कहा, राकेश काका, आप नहीं, आपसे कुछ बात करनी है। कियान की बात सुनकर राकेश काका वहीं रुक गए। फिर कियान उठकर उनके पास आया और उन्हें आराम से कहा, क्यों किया काका आपने ऐसा? राकेश काका कियान का ख्याल बचपन से ही रखते आ रहे थे। कियान की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, साहब कब से आपकी शादी का इंतजार कर रहे थे। साहब आपको खुश देखना चाहते हैं। बेटा, काका की बात सुनकर कियान ने गुस्से में कहा, जो दर्द देना जानता है ना काका, वह कभी दूसरों को खुश देख नहीं सकता। और आप अपने साहब की तारीफ करना बंद करो। ही इज नॉट डिजर्व इट। और आगे से इस विला की कोई भी बात आप अपने साहब को नहीं बताएंगे। यह कहकर कियान अपने रूम में चला गया। वह जैसे ही रूम में आया तो अपने रूम की हालत देखकर उसकी भौहें तन गई। सुहानी की बुक्स और कुछ चीजें बेड पर बेढंग तरीके से बिखरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर कियान झल्लाते हुए कहा, यह लड़की क्या रूम को इतना बेकार रखती है? क्या इस लड़की को अपनी चीजें भी सही से रखनी नहीं आती? यह कहते हुए कियान ने रूम में सुहानी को चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा, पर उसे सुहानी कहीं नजर नहीं आई। उसने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम का डोर बंद था। फिर कियान रूम में ही चेंज करके अपने रूम से अटैच बालकनी में चला गया। उसे बालकनी में खड़े हुए 15 मिनट से भी ज्यादा हो गए थे, पर सुहानी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। कियान बाथरूम की तरफ देखने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह रूम में आया और बाथरूम का डोर नॉक करते हुए उसने सुहानी को आवाज देते हुए कहा, सुहानी, आर यू डेयर? उसके ऐसे पूछने पर भी बाथरूम के अंदर से सुहानी का कोई जवाब नहीं आया। एक दो बार और आवाज देने पर भी जब सुहानी ने डोर ओपन नहीं किया तो कियान बिना किसी बात की परवाह किए बाथरूम का डोर तोड़कर अंदर चला गया। सुहानी को अंदर बाथ टब में लेटा देखकर कियान चौंक गया। उसने जल्दी से सुहानी को बाथ टब से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आया। बाथ टब में पानी भरा था और सुहानी उसी पानी में अपना सिर रख के बैठी थी। अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही थी। उसने अतीत में झांकने पर उसके सीने में एक बार फिर से वही दर्द उठा।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह सोचते सोचते वहीं बेहोश हो गई थी। सुहानी के गालों पर आंसुओं के निशान थे। कियान ने यह देखकर खुद से कहा, क्या सुहानी बाथरूम में रो रही थी? यह कहते हुए उसने सुहानी को देखा। उसकी बॉडी एकदम ठंडी और सफेद हो गई थी। गीले होने की वजह से उसके कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे। सुहानी की ऐसी हालत में देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी कियान ने राहुल को कॉल करके डॉक्टर खन्ना को विला लाने के लिए कहा और फिर बात करके कियान ने एसी को देखा तो उसने जल्दी से एसी बंद कर दिया। एयर कंडीशनर की वजह से सुहानी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती थी, इसलिए उसने एसी बंद करना ही सही समझा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।